हेलो बच्चों, अपन मुनरो व्यवस्था पढ़े थे जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भूमि सुधार के लिए जो की गई थी। अब इसके पश्चात क्या क्या समस्या आई किसानों के सामने, जिनके कारण उन्हें अपनी कृषि का कार्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए फसलें अंग्रेजों को लगने लग गया था कि जब ग्रामीण इलाके राजस्व प्रदान कर सकते हैं तो यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, फसल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अंग्रेजों को लगने लगा अफसरों को लगने लगा कि जब ग्रामीण इलाके राजस्व प्रदान कर सकते हैं तो यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसल का उत्पादन भी कर सकते हैं। फसल का उत्पादन भी कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ जो अंग्रेजों ने भूमि सुधार के लिए या राजस्व प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई थी, उसके तहत उन्होंने जो राजस्व लिया था भारतीय किसानों से, उस राजस्व को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि जो यूरोप के अंदर जिन जिन फसलों की मांग बढ़ रही है उसका उत्पादन भी भारत के अंदर हो सकता है। तो 18वीं सदी के आखिर में कौन सी खेती के ऊपर जोर दिया जाने लगा? अफीम और नील की खेती। अफीम और नील की खेती किसानों से जबरदस्ती करवाने लगे। ठीक है, 8वीं सदी जब उनको ये लगने लगा कि भारत में जो यूरोप के अंदर मांग है, उस मांग के अनुसार फसल का उत्पादन हो सकता है, तो 18वीं सदी के आखिर तक वो किसकी खेती करवाने लगे? भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम और नील की खेती करवाने शुरू कर दी। अब नील की खेती क्या थी? उपजाऊ जगह जो होती थी उन पर ही नील की खेती होती थी, और वहाँ पर किसकी फसल का उत्पादन होता था? धान की फसल का। और ऐसे में किसान धान की फसल न करके और किसकी फसल करनी मजबूर हो गए थे? वो नील की खेती करने के लिए मजबूर हो गए, और नील की खेती करने पर उनके जो खाने पीने का जो संकट था वो सामने आना शुरू हो गया। ऐसे में किसानों ने इन खेती को करना भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। 150 साल तक, 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को का उत्पादन करने के लिए मजबूर करने लगे। करने के लिए
मजबूर करने लगे किसानों को। ठीक है, कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर कि कौन कौन सी जगह किस प्रकार की फसल का उत्पादन करने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर वो करने लगे या जबरदस्ती उनसे वो खेती करवाई जाने लगी। कहाँ कहाँ पर? बंगाल में पटसन, बंगाल में पटसन की खेती, असम में चाय की खेती, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान क्या है उत्तर प्रदेश, उस टाइम क्या कहलाता था वो संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश। वहां पर किसकी फसल? गन्ना। पंजाब गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास की खेती, मद्रास में चावल, इस प्रकार से वो खेती करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पे क्या करने लगे? मजबूर करने लगे। 19वीं सदी में ब्रिटेन में 19वीं सदी में या 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मोरिस छापे, कपड़ों के ऊपर प्रिंट का नाम है ये, ठीक है ना। कपड़ों के ऊपर जो छापे करते थे, वो जो प्रिंट छापते थे उसका एक प्रकार है। मोरिस के छापों में क्या किया जाने लगा? छापों में नीले रंग का प्रयोग किया जाने लगा। ब्रिटेन के अंदर जो कपड़ा तैयार किया जा रहा था उस कपड़े के ऊपर किस प्रकार का छापा? मोरिस छापा का। और उस मोरिस छापे में कौन से रंग का प्रयोग कर रहे थे? नीले रंग का प्रयोग कर रहे थे। अब वहां पर जो नीला रंग बनाया जा रहा था वो एक किससे? वोड नामक पौधे से बनाया जा रहा था, जिसका रंग क्या था? काफी फीका था। और भारत के अंदर नीला रंग जो था वो नील के द्वारा प्राप्त किया जा रहा था। और वो क्या? नील का जो रंग था वो चमकदार आता था, जिससे ब्रिटेन के अंदर उस रंग की क्या बढ़ने लगी? रंग से रंगे हुए कपड़ों की मांग अधिक बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में और इस नीले रंग का पूरी भरपाई करने के लिए वो भारत के अंदर नील की खेती करने के लिए क्या डालने लगे? दबाव डालने लगे किसानों के ऊपर। तो नीले रंग का प्रयोग किया जाने लगा। यह नीला रंग भारत के अंदर, यह नीला रंग भारत में किससे प्राप्त होता था? नील के पौधे से प्राप्त होता था। नील एक प्रकार का क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह नीला रंग भारत में नील के पौधे से तैयार किया जाता था। ठीक है। उस समय भारत दुनिया में, उस समय भारत दुनिया में नील का क्या था? सबसे बड़ा, नील का सबसे बड़ा स्रोत था।
ठीक है। तो उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा नील का क्या था, स्रोत था। अब देखिए भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, ठीक है ना। भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, ठीक है। भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, आपको एक पहला कारण तो ये बता दिया कि वहां पे जो मोरिस छापे की छपाई होती थी, मोरिस छापे के रूप में जो कपड़ा तैयार होता था, उसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब ये तो बात कहाँ की है, ब्रिटेन की। बाकी विश्व के देशों के अंदर भी और भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी। नील क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। नील एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। 13वीं सदी में, देखो अभी बताया ना कि भारत के नील की मांग विश्व के हर क्षेत्र के अंदर बढ़ रही थी। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। इसलिए भारतीय नील का इस्तेमाल वो करते थे। उस समय यूरोपीय बाजारों के अंदर कपड़ा उत्पादक जो था, करने वाले उत्पादकों बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे से क्या करते थे, वो निर्भर रहते थे। तो उस समय यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों जो कपड़े का उत्पादन करने वाले थे, उत्पादकों के द्वारा कपड़े को रंगने के लिए बैंगनी एवं नीला रंग तैयार के लिए रंग की आवश्यकता होती थी। जो किससे प्राप्त होता था, वोड नामक पौधे से क्या करते थे, वो तैयार करते थे। ये एक क्या है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। वोड जो पौधा है वो कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। वोड पौधा
शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। अब इस पौधे से तैयार रंग की चमक क्या होती थी? फीकी होती थी। और भारतीय नील से तैयार कपड़े का रंग क्या होता था? चमकदार होता था। भारतीय नील से तैयार कपड़े का रंग क्या होता था? चमकदार। इसलिए यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। कुछ समय के लिए वहाँ के बाजारों के अंदर यानी आयात के ऊपर क्या लगाई गई? रोक भी लगाई गई। लेकिन फिर भी यूरोपीय बाजारों में क्या रही? इनकी मांग बढ़ती गई और वापस उस चीज़ को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और यहाँ पर आकर के अंग्रेजों के द्वारा ये दबाव डालने लगा नील की खेती करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक उनको क्या प्राप्त होता रहे? नील प्राप्त होता रहे और उसका कपड़े रंगने के लिए प्रयोग वो करते रहें। इस प्रकार से भारतीय नील की मांग अधिक बढ़ने लगी। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।